नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सामने, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान महत्वपूर्ण हिंदी संस्थान है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा विभाग के अंतर्गत आता है और हम देख रहे हैं कि हजरतगंज के बीचों बीच अवस्थित है। ये संस्थान अपने आप में बहुत सालों से है। 1976 में ये संस्थान बनाया गया था। तब से यह निरंतर हिंदी के प्रसार और विकास के लिए योगदान दे रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हिंदी के प्रसार को इस तरह से आगे निरंतर बढ़ाता रहेगा। आइए हम देखते हैं संस्थान के अंदर। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल हिंदी नारी पर। आज का वीडियो हमारे हिंदी भाषा और भाषा प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है, इसलिए मेरी बहुत गुजारिश है कि आप सब बने रहें अगले कुछ समय तक हमारे साथ। हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान में, जो कि हजरतगंज में अवस्थित है। हिंदी भाषा के प्रसार और विकास में इस संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संस्थान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर भी हम बात करते हुए आज हम जानेंगे संस्थान के बारे में। यहाँ के लाइब्रेरी में मिलेंगे, बहुत संपन्न बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है यहाँ पे कई सारे ऐतिहासिक और साहित्यिक आयोजन भी होते रहे हैं। आज के अपनी वीडियो में हम इसी पर सबसे पहले हम मिलते हैं। आज देखते हैं यहाँ की लाइब्रेरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ा पुस्तकालय है। यहाँ पे कई सारे पुस्तक हैं जो कि हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए ही नहीं, तमाम शोध विद्यार्थियों के लिए, शोध छात्रों के लिए और पाठक प्रेमियों के लिए भी ये लाइब्रेरी बहुत समृद्ध है। आइए हम देखते हैं इस लाइब्रेरी। प्रतिमा से विभूषित यहाँ से शुरुआत होती है। इससे इसकी ऐतिहासिकता और साहित्यिकता की गंभीरता समझ सकते हैं। यह है लाइब्रेरी के जो चित्र लेखिकाएँ हैं। यहाँ पे तमाम महान उपन्यास सम्राट साहित्यकारों की चित्र लगी हुई है, जो भी हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं या फिर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए प्रेमचंद सभागार, यहाँ पर जब भी कोई आयोजन करना होता है, कोई भी साहित्यिक आयोजन करना होता है, तो ये सभागार का ऐसा गवाह है ऐसे कई साहित्यिक आयोजनों का, कई सफल आयोजनों का और कई साहित्य प्रेमियों को एक साथ मिलाने का। हम देखते हैं सभी जो साहित्यकार पंडित रहे हैं और इन सभी में से हमें कुछ न कुछ पढ़ने लिखने सीखने को मिलता रहा है। हम सभी इसे कभी न कभी इनसे कोई लेसन लेते रहे, सीखते रहे, पढ़ते रहे और आज भी ये हमें समय समय कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, तमाम फील्ड की पत्रिकाएं पढ़ने के लिए यहाँ पे
हेलो मैम। मैम मैम ये आप बता सकती हैं कि मतलब कि बच्चे यहाँ पे क्या विज़िट करते हैं, या फिर उन्हें जुड़ना हो लाइब्रेरी से, यहाँ पर अध्ययन करना हो, पुस्तकें लेनी हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए समथिंग? अच्छा सर, भी वो यहाँ पे सदस्यता ले सकते हैं? साहित्य के, भाषा के, हाँ डीलिट है, फिर पीएचडी, जेट, नेट जी। 11 जो कर रहे हैं। अच्छा पढ़ते भी हैं, किताबें इशू भी होती हैं। अच्छा। 550 रुपये है। 500 रुपये रिफंडेबल प्रतिभूत राशि है। अच्छा। और 50 रुपये वार्षिक शुल्क है। अच्छा, उसमें यहाँ के साल वार्षिक सदस्यता ये होती है सब। वैसे साक्षात्कार तो प्रभारी जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय साहब ने ले ही लिया। हाँ, साक्षात्कार तो सर हो गया, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन देना था ताकि बच्चों को दे सकें। ठीक है, तो शुक्रिया। ये इतिहास से लेके अध्यात्म तक की पुस्तकें हैं। हिंदी उपन्यास की आपके सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तमाम पुराने से लेकर नई तक तरह का जो संकलन है आप देख सकते हैं, सारा संकलन यहाँ पर मौजूद है। आप तमाम हिंदी प्रेमियों से मेरा भी आग्रह है कि आप सब आएँ और जुड़ें और पढ़ें, ताकि आपको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का जो इंटरेस्ट है, जो ज्ञान है, वो यहाँ पर आकर के और समृद्ध हो सके। बस एक बार ऐसे रिकॉर्डिंग कर लो कोई। अपने आप में बहुत ही साहित्य का ख़जाना है, पुस्तकों का ख़जाना है ये लाइब्रेरी। और यहाँ पर तमाम पुस्तकें, कब बच्चे आते भी हैं, पढ़ रहे हैं। कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत असर है कि समय नहीं दिखाई दे रहा है। जब जैसे लॉकडाउन ओपन होगा फिर यहाँ से क्योंकि मूलतः ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के लिए है, उसके विकास के लिए, प्रसार के लिए। हिंदी माध्यम में पुस्तकें प्रकाशित करना हमारा काम है। हिंदी में साहित्य और मानविकी तथा अन्य विषयों पर संगोष्ठियाँ करना हमारा काम है। हम हिंदी भाषा में विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी छापते हैं। अच्छा, प्रकाशन भी होता है? प्रकाशन भी हमारा है। और सर हिंदी केवल भाषा में या फिर अन्य दर्शन वगैरह की भी पुस्तकें भी? हाँ, वो दर्शन की, विज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की, किसी भी चीज़ की किताब हिंदी माध्यम में हम छापते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत लंबा प्रकाशन है, आप उसकी विषय सूची देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ सर, वो भी मैं अभी देख रही हूँ, उस पर भी। तो मैं यहाँ आया तो यह कि ज़्यादातर इसमें यहाँ लोग आते कौन है, जो साहित्य रचना करता है ज़्यादातर जी, जो साहित्य से पहले से जुड़े हुए हैं वो आते हैं जी। तो मैंने कहा युवा वर्ग इसमें से कैसे जुड़ेगा? जी जी बिल्कुल। तो अब यह कि या तो इसकी शाखाएं हो कई, तो वो संभव नहीं है, तो सरकार की योजना में होगा तब होगा, तो उसका एक आर्थिक पक्ष होता है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं? जी सर। तो हमने पहली बार में हम ये कहे कि या तो हम अपना कार्यक्रम कॉलेजों में जाके करें, तो वो हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, दूसरा संभव नहीं है। तो हमने एक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता कराई, शुरू की हमने, निबंध की, कहानी की और कविता, जिसमें स्नातक स्तर के, स्नातकोत्तर स्तर के और शोध छात्र इसमें भाग ले सकते। तो हम विज्ञापन हमने निकाला है, और उसके लिए हमने प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं, लेकिन अखबार कोई देखता है नहीं ठीक से। वही सूचना बच्चों तक तो नहीं, हम कॉलेज के प्रिंसिपल को भी भेजते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल को भी भेजते हैं? हमने डीएम वगैरह को भी सब भेजते हैं, लेकिन सरकारी मैंने अब इसमें कितनी कौन रुचि, हम विश्वविद्यालयों को भी हम भेजते हैं कि आप अपने यहाँ से हमारे यहाँ छात्रों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए कहिए। तो मैं जितना उम्मीद करता हूँ, हो सकता है हमारे प्रयास में कुछ कमी रह जाती है, कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। तो पिछले बार हमने एक और दूसरा कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए हमने और उपाय किया, एक प्रयोग किया हमने, जो कोरोना नाते वो प्रयोग थोड़ा स्थगित हो गया, कि जब यहाँ हम कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई साहित्यिक कार्यक्रम, किसी की जयंती मनाएंगे, मान लीजिए मतलब निराला पर कोई कार्यक्रम करेंगे, प्रसाद पर करेंगे, या किसी नाटक विधा पर करेंगे,
किसी कविता विधा पर करेंगे या किसी और विषय पर करेंगे, परशुराम चतुर्वेदी पर करेंगे या हजार द्विवेदी पर करेंगे, महादेव वर्मा पर करेंगे, चंद्रवली पांडे पर, कोई भी साहित्यकार पर कार्यक्रम करेंगे तो हम किसी न किसी कॉलेज को जोड़ेंगे। ये हमने शुरू किया ताकि वहाँ के भी विद्यार्थी आवे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट सीधे जुड़ेंगे तो वहाँ के हम उस कॉलेज को जोड़ेंगे। जी। तो हमने प्रयोग के तौर पर एक महिला कॉलेज है उसको हमने एक बार जोड़ा, एक बार हमने नेशनल पीजी कॉलेज को जोड़ा, तो वहाँ के अध्यापक को बुलाया तो वहाँ के कुछ छात्र आए। फिर हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी को जोड़ा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 छात्र भी हमारे कार्यक्रम में कुछ आए। लेकिन ये जो कोरोना जब से प्रकोप हुआ उसका तो वो दिक्कत हमारे सामने, क्योंकि हिंदी संस्थान कोई कार्यक्रम करता है तो इसमें कौन आता है? साहित्य प्रेमी आते हैं। तो साहित्य प्रेमी कौन है? सब ज्यादा 60, 65, 70, 71, 72 के। अब ये होता है, तक सूचना नहीं मिल पा रही क्योंकि हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, तो अब ये है कि सब लोग, और हम जो कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमने अपने कार्यालय को बताया है, रखा, हम निमंत्रण देते हैं, हम सभी कॉलेजों को निमंत्रण देते हैं, सभी कॉलेज के हिंदी विभाग को देते हैं, शहर के जितने कॉलेज हैं। कोई कॉलेज छूटता नहीं है। अच्छा, हर काल में सबको यहाँ से निमंत्रण जाता है सबको। अब ये है कि कौन कितना रुचि लेता है उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अब आने के लिए समय देना पड़ेगा आपको। आप आएंगे तो आपको अपने साधन से आना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, आपके पास आपकी रुचि हो उतनी, आप समय निकाल सकें। साहित्य अकादमी दिल्ली की संस्था है, कोई कार्यक्रम करती है तो 30 लोगों की संख्या जुटना मुश्किल हो जाती है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है जी, बिल्कुल, तो लोग नहीं आते हैं। तो ये साहित्य अकादमी के सचिव का दर्द है ये, कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो 30 लोगों की संख्या जुटना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो एक बात कही उसका ये जवाब है नहीं, मैं समझ कि हम सभी कॉलेजों को, आप सूची देखेंगे, अमिता दुबे इस काम को देखती हैं, हमने उनका रखा कि सभी इंटर कॉलेज, सभी डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग को तो जाए ही जाए सूचना। प्रयास हमारा है कि एक निबंध प्रतियोगिता के आधार पर कि युवा वर्ग जुड़े, हाँ, जिससे बच्चे सीधे जुड़ सकें। हम उसको इंटर कॉलेज तक भी ले जाने का प्रयास करने का सोच रहे हैं। इंटर कॉलेज के छात्रों को भी जोड़े, क्योंकि संस्थान से युवा प्रतिभा, फिर हम युवा पुरस्कार अलग से देते हैं, हम युवा लोगों को जोड़ने के लिए बाल पुरस्कार भी देते हैं, और 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को भी, हम की रचनाओं को हम पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि पुरस्कार एक बड़ा हिस्सा है संस्थान की गतिविधि का, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे इसको ज़्यादा लोग जानते हैं। और हम जो पुरस्कार देते हैं वो देश स्तर पर देते हैं। अच्छा, हम प्रदेश स्तर पर नहीं देते। अच्छा। हम साहित्य भूषण सम्मान देते हैं, या बाल भारती सम्मान देते हैं, या दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, या भारत भारती सम्मान देते हैं। वो देश भर के रचनाकारों की प्रविष्टियों पर हम देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलावा कोई राज्य ऐसा नहीं करता। राजस्थान देता है तो अपने राज्य के ही साहित्यकारों को पुरस्कृत करता है। मध्य प्रदेश में 2 पुरस्कार को छोड़कर शेष अपने राज्यों के लिए है, अपने राज्य के लिए है। और पंजाब में भी वही है, बाकी हरियाणा में भी वही, बिहार में भी वही है, झारखंड में भी वही है। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एक ऐसा है जिसकी गतिविधि देश भर में, जैसे हम केवल अपने संस्थान में कार्यक्रम नहीं करते हैं, हम कार्यक्रम लखनऊ के किसी कॉलेज के साथ, किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करते हैं। हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कई कार्यक्रम किए। हम बाहर के कॉलेजों के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। हमने कानपुर में डीएवी कॉलेज कानपुर के साथ मिलकर कार्यक्रम किया। अच्छा, हमने से बाहर भी, हाँ, हम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमने कार्यक्रम किए। हमने लुधियाना में कार्यक्रम किया, प्रदेश के बाहर भी। हमने कार्यक्रम मुंबई में किया, हमने कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश में किया, हमने कार्यक्रम लुधियाना में किया। तो हम प्रदेश भर में कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हम एक पुरस्कार हम देते हैं जिसको सौहार्द सम्मान हम बोलते हैं। यह सौहार्द सम्मान हिंदीतर 15 भाषाओं को सम्मान देते हैं, सभी भाषाओं। इस एक समय 14 भाषाएं स्वीकृत थी जो संविधान में, फिर बाद में बढ़ी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं उसमें, संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाओं तो हम नहीं देते, क्योंकि उसमें एक समस्या वो हमारे राष्ट्र बढ़ने की है, क्योंकि सरकार ने उतना ही हमको स्वीकृति दी है। तो हम पर 15 भाषाओं में हम सम्मान देते हैं। हम कश्मीरी भी देते हैं, हम डोगरी भी देते हैं, हम मणिपुरी भी देते हैं। तो हम विदेश में काम करने, हिंदी में काम करने वाले भी 2 साहित्यकारों को पुरस्कार करते हैं। तो ये हिंदी संस्थान का क्षेत्र व्यापक है। हम
पांडुलिपियों के प्रकाशन में भी हम सहायता देते हैं। हम जो निर्धन साहित्यकार हैं वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए गतिविधि का एक हिस्सा है। वो साहित्यकार मेंबर है या नहीं है, ऐसा उससे हमसे कोई मतलब नहीं, वो हमारा कोई उस तरह का मेंबर नहीं है। हम हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है। अच्छा, संस्थान कोई मेंबरशिप नहीं है। ये सभी साहित्यकार हमारे हैं। जी जी जी। हम मेंबरशिप क्यों करें, सभी साहित्यकार हमारे हैं। तो हम बोलियों के फिर हम पुस्तकों पर भी पुरस्कार देते हैं। जैसे इस बार हम 2020 की किताबों, 2020 में छपी हुई किताबों पर विचार करेंगे पुरस्कार के लिए। वो हम 38 विधाओं में देते हैं। जब मैं आया तो 34 विधाएं स्वीकृत थी, फिर हमने 4 विधाएं और बढ़ाई सरकार से कह करके। जब मैं आया तो साहित्य भूषण की संख्या 10 थी, तो और प्रविष्टियाँ 300 रहती थी, तो 300 में 10 को निकालना बहुत कठिन काम था। तो हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया तो उन्होंने 10 का 20 कर दिया। फिर हम उस समय पुस्तक पर एक 20,000 और 50,000 धनराशि मिलती थी, उसको हमने बढ़वाया 40,000 और 75,000 करवाया। और साहित्य भूषण पहले 2 लाख का था, अब हमने इस बार उसको 2.5 लाख करवाया है। जो पुरस्कार 4 लाख जिसमें राशि थी उसको 5 लाख करवाया है। भारत भारती हमारा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो 5 लाख से 8 लाख हो गया है। तो ये भी एक काम हुआ है संस्थान की। हाँ, इसकी प्रसिद्धि के लिए ताकि लोग और जुड़े। संस्थान से 2 पत्रिकाएं निकलती हैं। एक साहित्य भारती नाम से पत्रिका हमारी साहित्यिक त्रैमासिक है, और एक बच्चों के लिए निकालते हैं बागवानी नाम से, वही पत्रिका हमारी गतिविधि का वही हिस्सा है। तो ये है संस्थान की अपनी गतिविधि है। इसका और विस्तार मैं आया तो मैंने एक गोरखपुर में एक साहित्यिक केंद्र हमने अलग से खोला है, यहाँ के सहयोग से एक मुफ्त हमने धनराशि दी, और उन्होंने कहा हम संचालित करने का वादा करते हैं। तो एक साहित्यिक केंद्र हमने वहाँ खोला, ताकि एक है ना कि जैसे मान लीजिए हम सभी देश भर में, ये प्रदेश भर में जो बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनको सब लोग नहीं जानते हैं। बहुत से साहित्यकार हैं जिनको माइनर पोएट्स हम कहते हैं, जो अपने क्षेत्र विशेष में ही सीमित रह जाते हैं, नहीं जिनको बहुत लोग जान पाते हैं। तो कम से कम वहाँ केंद्र रहेगा तो उनके बारे में गतिविधि होगी। अब जैसे मान लीजिए बहुत से पुराने साहित्यकार हैं जो अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन देश भर में लोग उनको नहीं जानते हैं, पर उनमें गुणवत्ता है, उनकी रचना में पोटेंशियल। इसके लिए जगह जगह केंद्र खोले जाने चाहिए, पर सीमित साधन और होने के नाते सब जगह नहीं खोल पाए। तो हमने गोरखपुर में एक प्रयोग किया है। तो वो संस्थान की तरफ से वहाँ पर हाँ एक केंद्र खुला है, शाखा कह सकते हैं। हाँ, शाखा साहित्यिक केंद्र उसको बोलते हैं। साहित्यिक केंद्र, क्योंकि हमारे बायलाज में साहित्यिक केंद्र खोलने का प्रावधान है। फिर हम यह है कि साहित्यकार की स्मृति को और कई तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। तो इटावा में देव स्मारक बना है। देव इटावा इटावा केवल डाकुओं के लिए नहीं जाना जाता है, वो साहित्यकारों को देव वहाँ के रीत काल के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो देव स्मारक भी वहाँ बना है, उसमें मूर्ति लगी है। तो हम जगह जगह उन स्थानों पर जाके, जैसे एक बार हमने लमही में कार्यक्रम किया था प्रेमचंद पर, मैं नहीं था उसमें, संस्थान ने किया था। तो हम उस जगह साहित्यकार को याद करने का भी कार्यक्रम करते हैं जगह जाके, ताकि हमारा काम है कि लोग अपने परंपरा से जुड़े। हमारी जो साहित्यिक परंपरा है, हमारा जो रिक्त है, अब इधर आप शायद पता हो बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, जो ना होते शायद हम मध्यकाल के बारे में नहीं जान पाते। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, आजकल कितने विद्यार्थी जानते हैं? मैं आपसे ही पूछूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कितनी रचनाओं के बारे में आप जानती हैं? तो नहीं बता। हाँ, क्योंकि ये हम लोगों ने उनकी एक आलोचनात्मक पुस्तकें बहुत कम पढ़ा है। हाँ, वो भी बहुत कम पढ़ा है, एक आध निबंध पढ़े होंगे, या बहुत से लड़कों ने पढ़ा होगा तो जायसी की पद्मावत का जो संजीवनी भाष है वो देखा होगा, उसके अलावा नहीं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने भारत सावित्री महाभारत की जो समीक्षात्मक टिप्पणी की है महाभारत की, बहुत मोटी किताब, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे लोगों पर हम कार्यक्रम करते हैं। शोधपरक कार्य भी ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे ऐसे व्यक्तित्व पर कुछ शोधपरक कार्य भी करते हैं? नहीं, शोधपरक कार्य नहीं होता, हम उन पर कार्यक्रम करते हैं। हम
साहित्यकारों की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति संरक्षण योजना में हम पुस्तकें लिखवाते हैं। अच्छा, पुस्तकें लिखवाई जाती है तो हम लिखवाते हैं जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जी, जी। अब इसे चंद्रवली पांडे के बारे में भी कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। हाँ, बहुत। चंद्रवली पांडे ने सूफी मत पर सबसे बढ़िया किताब लिखी है, जी। जो किताब का नाम ही है तसव्वुफ या सूफी मत। केशवदास पर किताब लिखी है उन्होंने, हिंदी भाषा के लिए बड़ा संघर्ष किया उन्होंने। कितने लोग जानते हैं चंद्रवली पांडे बारे में? लोग नहीं जानना चाहते हैं। नहीं, अगर वो किसी के शोध की विषय नहीं नहीं है है तो नहीं लोग जानते इंटरेस्ट हैं, लेते नहीं लेते हैं। आज क्या है तो परशुराम चतुर्वेदी को कौन जानता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? कितनी रुचि की संत काव्य का पहला संग्रह उन्होंने किया था ठीक प्रकार से। जी सर। उत्तरी भारत की संत परंपरा आज भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है संत काव्य के संदर्भ में। कितने लोग जानते हैं? मीराबाई की पदावली का बहुत पहला संग्रह उन्होंने तैयार किया था। कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी हम ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए तो ऐसे लोगों के रचनाकारों पर तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो समृद्ध परंपरा साहित्य की रही है, विरासत जो हमारी महत्वपूर्ण, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जो न रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। रविदास का रामचरितमानस 500 वर्ष के बाद आज भी जीवित है। ऐसे परशुराम चतुर्वेदी जैसे आज हम तिरुवल्लुवर को जानते हैं, हम गोपन्ना को जानते हैं, मध्यकाल के हम कबीर और तुलसी और जायसी और सूर, मीरा, रसखान, रहीम सब आज जीवित हैं। 500 साल बाद भी ये जीवित रहे। पर बहुत से रचनाकार जो 50 साल बाद इनको कोई नाम लेवा नहीं रहे। पर आज हम बिल्कुल एक फैशन में और आधुनिकता की दबाव जिसको की चमक में आज हम उसी में अपना नाम, पत्रकारिता की जो एक ऊपरी छिछली दुनिया होती है उसमें हमारे जिन्होंने वास्तव में साधना की है उनको याद करने की ज़्यादा जरूरत है आज, क्योंकि एक अस्मिता बोध का संकट भी हमारे देश के सामने है। तो इसलिए हमारा ध्यान उन रचनाकारों पर भी जाता है। तो हमने जैसे चंद्रवली पांडे पर भी हमने किताब तैयार कराई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। जी हाँ, तो राधा कृष्ण दास की रचनावली हम छापने जा रहे हैं। अच्छा, रचनावली हाँ, प्रकाशित होती है। प्रकाशित, हाँ, हम करना चाह रहे, जो महत्वपूर्ण है जी। जो सब उनका एक ऐतिहासिक महत्व राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास ने पहला समाचार पत्र, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने कविताएं लिखी। वो केवल भारतेंद्र बाबू के फुफेरे भाई ही नहीं थे, स्वयं बड़े रचनाकार भी थे। तो प्रतिभा अग्रवाल जो प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक रही हैं, कलकत्ते, उन्होंने वो संयोग से राधा कृष्ण दास की पौत्री भी हैं, तो उन्होंने इसका संपादन किया है। वो हमारे यहाँ से प्रकाशित होने जा रहा है। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। ये एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं डॉक्टर धर्मपाल, जिन्होंने बहुत मेहनत से 11 खंडों की रचना आई है, जिसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 20वीं शताब्दी तक के इतिहास को फिर से लिखा गया। मैम, आप कब से यहाँ पे संस्थान से जुड़े? मैं बात है तो जैसे एक पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसके कई चरण होते हैं। मैं स्वयं भी लेखक हूँ। मेरी 31 किताबें प्रकाशित हैं, कहानी, कविता, उपन्यास और समालोचना की पुस्तकों के साथ साथ। तो हिंदी संस्थान में संपादक पद पर होने के साथ साथ ये मेरा व्यक्तिगत जो उपलब्धि कहना चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा कहनी चाहिए। तो इस पुस्तक के प्रकाशन में 3 मुख्य फेज होते हैं। एक, लेखक पुस्तक लिखता है, फिर उस पुस्तक को लिखकर कोई प्रकाशक उसको छापता है और फिर पाठक उसको पढ़ता है। तो इस प्रक्रिया में जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी मैं कहूँ, और ये मैं जब 1992 में आई थी तो 24-25 साल की उम्र थी मेरी, और अब जब 50 का आंकड़ा पार हो गया है तो 50-55 साल की मैं हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ी। जिस तरह महिला रचनाकारों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह जो है वो महिला प्रकाशकों की भी संख्या बढ़ी है।
अच्छा, हाँ, ये इस क्षेत्र अलग में। बात है क्योंकि इस बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, लोग लेखक तक रह जाते हैं हाँ कि प्रकाशकों और संपादक में क्या है। मेरे ख्याल से वो आप ज्यादा अच्छे से बता हाँ, सकते मैं हैं। यही आपको बताना चाह रही हूँ कि महिला प्रकाशकों की संख्या भी बढ़ी है और पत्रिकाओं की के संपादक जो हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जो संपादक हैं उनको तो बात है ही, जो लघु पत्रिकाएं हैं जिनका साहित्य में बहुत योगदान रहता है। जैसे एक रचनाकार को एक जो लघु पत्रिकाएं हैं वो बहुत बड़ा बनाती हैं क्योंकि उनकी जो पहुंच होती है वो बहुत दूर दूर तक होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रचना किसी पुस्तक में बंध जाती है तो वो केवल उस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब वो रचना किसी पत्रिका का हिस्सा बनती है तो पत्रिका की जितनी प्रतियां छपती हैं उतने लोगों के बीच वो रचना जाती है, तो इससे ग्राह्यता बहुत बढ़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में बहुत पहल की है और बहुत अच्छा संदेश भी जाया है। मेरी खुद की किताबें 2-3 महिला प्रकाशकों ने छापी हैं, उनमें मैं 2 का नाम भी लेना चाहती हूँ। मनसा पब्लिकेशन से डॉक्टर मनसा पांडे हैं और युगधारा प्रकाशन से सौम्या मिश्रा हैं। इन्होंने मेरी 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। लखनऊ जी, लखनऊ में है। और इसी तरह अगर बड़े प्रकाशकों की बात की जाए तो वहाँ पे भी जैसे अगली पीढ़ी में, हम लोगों की पीढ़ी में जैसे बच्चे होते थे, 3, 4, 5 बच्चे होते थे। हमारे आगे की पीढ़ी में जो है बच्चों की संख्या 1 या 2 हो गई है। तो अगर किसी प्रतिष्ठान में किसी की उत्तराधिकारी बेटी है तो उसने बेटी ने भी उस पूरे प्रतिष्ठान को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है। तो इस क्षेत्र में भी लेखन में और प्रकाशन में और पत्रिकाओं में भी निरंतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ये तो मैंने एज ए लेखक आपको बताया। और जहाँ तक हिंदी संस्थान की बात है, मैं यहाँ प्रभारी प्रोत्साहन, प्रभारी बिक्री, प्रभारी प्रकाशन, प्रभारी पुस्तकालय, इस प्रकार से यहाँ 5-6 प्रभागों का काम मेरे ऊपर है। और हाँ, मैं इसकी और सबके सहयोग से होता है, अकेले एक व्यक्ति के करने से तो नहीं होता, पूरा संस्थान सबके सहयोग से चलता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ काम करके सब लोग बहुत आराम से आनंदित होकर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग काम में आनंद लेते हैं। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम हिंदी संस्थान का हिस्सा हैं, क्योंकि यहाँ रह के हम इतने बड़े बड़े लोगों के दर्शन करते हैं जिनको कि पढ़ना, जिनके बारे में सुनना, जिनकी दृष्टि से समाज को देखना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह यहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे भी महिलाओं की संख्या है, कुछ कम है लेकिन है। हर प्रभाग में 1-1, 2-2 महिलाएं हैं और सब इस तरह चलता है। तो मैम जैसे यहाँ से भी पत्रिका प्रकाशित होती है हमारे संस्थान में भी, तो ऐसा है कि कुछ महिला विशेषांक आते हों या फिर कोई पत्रिका ऐसी जो है, या फिर कोई आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग जैसे महादेवी वर्मा पर हम लोगों ने कभी कभी विशेषांक, हमारी साहित्यिक पत्रिका है। हाँ, साहित्यिक पत्रिका, साहित्यिक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है, और एक बच्चों की पत्रिका है बालवाणी। तो बच्चों की पत्रिका में तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि बच्चों में संस्कार और संस्कृति विकसित करने के लिए अपने जो हमारी अतीत के गौरव हैं उन पर निरंतर प्रकाश डाला जाए। जैसे मैरी कॉम है, इन पर लेके हम लोग बच्चों में उनकी जिज्ञासा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन पर आलेख निरंतर हम लोग प्रकाशित करते हैं और पसंद नहीं आता है महिला और पुरुष का। हमको कोई एक महिला अधिकारी होने के नाते, एक महिला रचनाकार होने के नाते मुझे किसी भी प्रकार की ऐसी छूट की आवश्यकता नहीं है जो मुझे अलग से चाहिए। हाँ, लेकिन अपनी पहचान के लिए अगर महिला होने के नाते किसी चीज़ से मुझे अलग किया जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। ये सबको होती है, आप भी हैं, आपको भी होगी, और जो भी कहीं ना कहीं। हाँ, हमको कोई विभेद नहीं चाहिए, लेकिन काम करने का बराबर का मौका चाहिए, और हम अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। तो मैम ये पत्रिका से अब बाकी बच्चे भी ले सकते हैं, या बाकी बच्चे? हाँ, हम लोग जो हैं, ये हमारी जो पत्रिकाएं हैं
इनमें हम नए बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये जो बालवाणी पत्रिका है उसमें तो हम बच्चों की लेखनी से, बाल लेखनी से, बच्चों की तूलिका, जो बच्चे चित्र बनाते हैं, इस माध्यम से उनको हम जोड़ते हैं और उनके विद्यालयों को उसको हम मानदेय भी देते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। और यही स्थिति हमारी साहित्य भारती पत्रिका की भी है। उसमें भी हम युवा रचनाकारों को महत्व देते हैं और यहाँ हिंदी संस्थान में तो युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से कहानी, कविता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी है और वो अभी इस बार भी चल रहा है। उसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त है। बच्चों को जुड़ना हो या फिर पत्रिकाएं लेनी है, पत्रिकाओं खरीदनी है तो उनको कहाँ से मिल जाएगी? जो हमारा तो बाहर विक्रय केंद्र ही है और जो लोग इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, हमारी पत्रिकाएं बहुत सीमित स्थिति में नहीं रहती हैं। ये पूरे भारत भर में इसकी रचनाकार हैं और सब जगह जाती हैं, इसके सदस्य भी हैं। तो हम जैसे हमारी बालवाणी पत्रिका, इसकी मात्र 80 रुपये वार्षिक सदस्यता है और साहित्य भारती इसकी 100 रुपये वार्षिक सदस्यता है। तो जो लोग इसके वार्षिक सदस्य बनते हैं उनको तो हम डाक से भेजते हैं और जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारा बाहर किसी हिंदी संस्थान में हमारी अपनी पुस्तकों की विक्रय की व्यवस्था भी होती है, विक्रय की। तो वो सप्ताह में पूरा जो कार्य दिवस होते हैं उन पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है, तो वहाँ से लोग ले सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि और भी बच्चे जुड़े। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि भाषा के लिए बहुत आवश्यक है और इतना बड़ा काम हो रहा है, नहीं पता रहता है, बहुत सारे नहीं पता रहता है। तो प्रयास रहेगा, हम सबका प्रयास रहेगा कि हम लोग हिंदी भाषा के लिए कुछ बेहतर करते रहें। हमारे पूर्वजों ने जितना दिया है उसको भी अच्छे से आगे बढ़ाएं और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों में रुचि नहीं बढ़ी है। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ने इस क्षेत्र में बहुत आगे काम किया है, क्योंकि इस अभिव्यक्ति का जो एक माध्यम मिला है उससे भले ही टूटी फूटी हिंदी सही, लेकिन शुरुआत तो हुई है ना। हाँ, कम से कम वो इंटरेस्ट दिखा रहे, रुचि दिखा रहे हैं। सीखेंगे धीरे-धीरे। हाँ, सीख भी रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाषा ज्ञान से ज़्यादा भाषा के प्रति हमारे मन में जो समर्पण होता है ना, वो भाषा को बहुत आगे तक ले जाता है। तो अगर हम समर्पण भाव से काम करते हैं और कर रहे हैं, नहीं तो हिंदी अपनी पहचान कैसे बनाती? जहाँ जहाँ भारतीय जाते हैं वहाँ वहाँ हिंदी होती है। वो चाहे गुजराती, मराठी, कन्नड़ भाषी हो सकते हैं, लेकिन वो जहाँ भी पहचान की बात आती है वहाँ वो हिंदी भाषी ही होते हैं। मैम, सदस्यता लेने के लिए क्या प्रोसेस है? सदस्यता के लिए लेने के लिए यहाँ बस डिपॉजिट करना होता है 100 रुपये साहित्य भारती के लिए और बालवाणी के लिए 80 रुपये। ऑनलाइन भी हाँ, संस्थान के खाते की होती है। जो लोग ऑनलाइन नहीं पेमेंट ट्रांजेक्शन कर पाते हैं वो मनी ऑर्डर से भी भेज सकते हैं, चेक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हाँ, सभी तरह। ये नहीं है कि हमने, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मनी ऑर्डर्स भी आते हैं जो जैसे मान लीजिए जिस बच्चे की रचना छपी और फिर उसको पत्रिका हम सदस्यता देते हैं साल भर की, उस मानदेय से साल भर की सदस्यता उसको देते हैं, मानदेय के साथ। तो सदस्यता से जब उसका 1 साल पूरा हो जाता है तो उसको फिर ये जिज्ञासा रहती है कि अभी पत्रिका और आए, तो वो उनका मनी ऑर्डर भी आ जाता है या कोई नई रचना आ जाती है कि मैम अब हमारा साल भर पूरा हो गया, अब हमारी, क्योंकि हम एक रचनाकार को 1 बार छापते हैं। अच्छा, साल में एक बार, क्योंकि 6 अंक छपते हैं बालवाणी के, द्वैमासिक पत्रिका है, और साहित्य भारती त्रैमासिक पत्रिका है, इसकी 4 अंक छपते हैं। भारती पत्रिका में तो हम लोग शोधार्थी विद्यार्थियों को भी अवसर देते हैं, जिससे कि उन लोगों को एक अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है। उसमें कई, जैसे बच्चों की रचनाएं भी आती हैं या युवा रचनाकारों की रचनाएं आती हैं, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं, तो संपादक का काम भी यही होता है, तो उनको उनका समाहार करते हुए उन्हें प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।